हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2024 के लिए आपकी CDP की सीरीज में आज क्लास नंबर 23 ये रहने वाली है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 501 कोर्स हम NIOS का कंप्लीट कर चुके हैं और 502 की फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो आज हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे आज की क्लास में। मोटिवेशन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स वगैरह सारी चीजें। देन बच्चा किस किस तरीके से सीखता है, इमिटेशन से, ऑब्जर्वेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से। तो इन मेथड्स को हम जैसे कि इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन है ना, इनका क्या प्रोसेस होता है, इनको बहुत अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे। और यहाँ से आपके प्रीवियस पेपर में दोस्तों क्वेश्चन बने हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ NIOS के ही चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है। NIOS में अगर कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं दिया गया है तो मैंने वहां पर आपकी इग्नू BEd की बुक्स का भी यहाँ पर सहारा लिया है, ताकि मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही सारे टॉपिक्स कवर करा सकूं। आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक से या वेबसाइट से, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी पूरा बैच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के सेशन को। सो गाइज, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जिनमें हमने जाना था कि मैचुरेशन है ना। देन हमने बात करी थी रेडीनेस की, कि अगर बच्चा रेडी नहीं होगा तो नहीं सीखेगा। दैट मीन्स कि रेडीनेस भी बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करती है। एंड थर्ड वन इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या प्रेरणा, कि मोटिवेशन भी अफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को। तो आज हम मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन इज द फोर्स विद इन एन इंडिविजुअल दैट सस्टेन्स, डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स एक्टिविटीज until the goal is achieved। यानी मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक ऐसा फोर्स है, ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर उत्पन्न गतिविधियों को तब तक बनाए रखता है या उन एक्टिविटीज को तब तक कंट्रोल करके रखता है जब तक कि हमें हमारा गोल अचीव ना हो जाए। तब तक हमें उसे करने को तत्पर रखता है। कौन? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, इंडिविजुअल की हेल्प करता है कंट्रोल करने में एक्टिविटीज को, जब तक कि गोल अचीव ना हो जाए। क्लियर? मोटिवेशन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से हैं याद होने चाहिए आपको। दो टाइप्स होते हैं मोटिवेशन के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। क्लियर? चलो अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होती है और बाहरी प्रेरणा क्या होती है। सबसे पहले अब आप इस इमेज को ऑब्जर्व करो और समझो इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड में आपको देखना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जो दिखा हुआ है। यहाँ एक माइंड बना हुआ है एक इंसान का। ठीक है, इस लड़की का माइंड बना हुआ है और दिखाया गया है सारी चीजें क्या है, अंदर है ना। इस माइंड के अंदर है सारी चीजें। यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन से हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि ऐसा बल या ऐसा फोर्स जो अंदर से हमको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे, है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसको पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए अगर हमारे खुद का इंटरेस्ट होता है ना, अपने इंटरेस्ट से या खुद से हम किसी चीज को अगर करना चाहे तो उसके पीछे हमारा कौन सा मोटिवेशन होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसे अगर किसी काम को करके हमें क्या हो रहा है, प्राइड महसूस हो रहा है, गर्व जो है फील हो रहा है, तो हम उस काम को कर रहे हैं, है ना। हमें किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है ना।
तो हम उस काम को कर रहे हैं, मास्टरी प्राप्त करने के लिए उस काम को कर रहे हैं, या हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स का कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के फैक्टर होते हैं, आंतरिक। लेकिन वहीं अगर हम मोटिवेट होते हैं किसी बाहरी चीज से, जैसे कि मान लीजिए घर वालों ने कहा कि अगर आप जो है 10th क्लास में फर्स्ट आते हैं तो तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, ठीक है। तो हमने किसी बाहरी चीज के लिए, है ना, रिवार्ड के लिए हमने उसमें पढ़ाई करी, मोटिवेट हुए हम पढ़ाई करने के लिए। तो ये कैसा फैक्टर हुआ, ये बाहरी अभिप्रेरणा हुई, ठीक है, या बाहरी मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। जब हम करियर बनाने के लिए, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ग्रेड्स के लिए, पॉइंट्स के लिए, या किसी रिवार्ड के लिए, मनी के लिए पढ़ते हैं, ये सभी फैक्टर्स कहते हैं कैसे होते हैं भैया, ये सभी फैक्टर्स बाहरी होते हैं, हमारे मन के अंदर से थोड़े ही ना हमें इसको करने की इच्छा थी, हमने किया इसलिए क्योंकि हमें बाहरी फैक्टर्स मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। चलो अब इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। वहां से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। Intrinsic motivation driven by interest or enjoyment in the task itself existing within the individual। यानी जब स्वयं कार्य करने में रुचि आए, हमारे इंटरेस्ट डेवलप हो, आनंद हमें उससे मिले, इंजॉय फील करें हम, जो कि व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है, वो होता है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। and based on taking pleasure in an activity rather than working towards an external reward। जब हम किसी बाहरी पुरस्कार की ओर काम न करके अपने भीतर की जो हमारे जो है हमारे भीतर खुद को संतुष्ट करने के लिए जब हम किसी काम को करने में आनंद लेते हैं, है ना, तो उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। देन रिजल्ट इन हाई क्वालिटी लर्निंग एंड क्रिएटिविटी। इसका रिजल्ट क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो जाहिर सी बात है हम हाई क्वालिटी की लर्निंग करेंगे, क्रिएटिव होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है, ए स्टूडेंट enjoys preparing a science maths project and is motivated to undertake similar activities। यानी अगर किसी प्रोजेक्ट, साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट में एक बच्चा खुद से उसको बनाने के लिए तैयार होता है, इंजॉय करता है उसको बनाने में, उसको मजा आ रहा है, तो ये कैसा मोटिवेशन होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा की। So performance of an activity to attain an outcome coming from outside the individual। किसी गतिविधि का जब हम प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी बाहरी परिणाम को प्राप्त करने के लिए, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। जैसे ए स्टूडेंट डज होमवर्क टू अवॉइड पेरेंटियल डिससेटिस्फैक्शन। अपने माता पिता की असंतुष्टि से बचने के लिए कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं है। तो अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखकर कि भाई उनकी खुशी के लिए पढ़ना, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन खुद की खुशी के लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड रिवार्ड्स लाइक मनी एंड ग्रेड्स। पेरेंट्स एंड टीचर ऑफन रिवार्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लर्निंग एंड टास्क। तो ये दोनों हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आई होप क्लियर होंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, हाउ चिल्ड्रन लर्न। बच्चे सीखते कैसे हैं, कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं या कौन कौन से वो तरीके होते हैं जिससे बच्चा सीखता है या जिससे हम बच्चे को सिखा सकते हैं, लर्निंग करवा सकते हैं। तो उसके ये 7 टाइप्स होते हैं या 7 तरीके होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां से न जाने कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में बने हैं, एक बार उठा करके देख लेना, कोई सा भी पेपर, इनमें से जरूर कोई से ना कोई से टॉपिक से आपको उसमें क्वेश्चन 2 से 3 दिख जाएंगे। तो बहुत ध्यान के साथ आज की क्लास को लेना है और आगे वाली भी, क्योंकि अगली क्लास में भी ये टॉपिक चलता रहेगा। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वो मेथड्स है जिससे बच्चे सीखते हैं। पहला है इमिटेशन, अनुकरण, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। देन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि करके सीखते हैं, बार बार कोशिश करके। देन पार्टिसिपेशन एंड डूइंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, है ना।
देन लर्निंग थ्रू डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड से बच्चे सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बच्चे सीखते हैं, और मीनिंग मेकिंग से बच्चे सीखते हैं। ये 7 मेथड्स होते हैं बच्चे को सिखाने के। क्लियर? आगे बढ़े। अब सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे इमिटेशन की, देन ऑब्जर्वेशन की। चलो देखते हैं इमिटेशन क्या होता है। व्हाट इज इमिटेशन? अगर हम बात करें, देखो ऑक्सफोर्ड ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है इमिटेशन को, कि इमिटेशन क्या है, द एक्ट ऑफ कॉपिंग समबडी और समथिंग। कि अगर हम वो व्यवहार जिससे हम किसी दूसरे को कॉपी करते हैं, वही क्या कहलाता है, इमिटेशन कहता है। यानी हूबहू उसके जैसा व्यवहार उसको देख करके जब हम करते हैं, वो क्या कहलाएगा, इमिटेशन कहलाएगा। Children are more likely to imitate the action of others who seem competent, powerful, prestigious and enthusiastic. बच्चे किसे इमिटेट करते हैं, जो उनको लगता है, हम बच्चे उसके एक्शंस को इमिटेट करता है जो उसको लगता है ना कि ये ज्यादा कॉम्पिटेंट है, पावरफुल लग रहा है देखने में, है ना, एंथुजियास्टिक लग रहा है ना, बड़ा है उससे, कोई चीज किसी ने की, उसको इंटरेस्ट आया उसमें, उसको देख करके वो ऐसे ही इमिटेशन करने लगता है। एग्जाम्पल किस किस का इमिटेशन कर सकता है भैया, उसके बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ओल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, किसी सेलिब्रिटीज को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, है ना। जैसे आपने देखी होगी एक मूवी है, उसमें करीना कपूर बोलती है कि हाउ डेयर यू, पू को किसी ने मुड़ के नहीं देखा है ना, तो लड़कियों ने अपने आप को खुद वैसा समझना शुरू कर दिया, या फिर वैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया कि भाई मुझको मुड़ के नहीं देखा तो क्या किया। तो इस तरीके से ये इमिटेशन काम करता है। या आप हंस रहे हो, छोटा बच्चा आपको देख करके हंसने लगता है, वो भी इमिटेशन है भाई, आपको देखकर आपके जैसा व्यवहार किया, कॉपी किया आपका व्यवहार। अब इसको और अच्छे से समझेंगे, चलो। देन यहाँ पर बात करेंगे हम मॉडल्स फॉर इमिटेशन। अनुकरण के लिए, इमिटेशन करने के लिए कौन कौन मॉडल हो सकता है, यानी किसे किसे देख करके बच्चा इमिटेट करता है। ए पर्सन चूजन फॉर इमिटेशन या इमिटेटिंग बिकम ए मॉडल। हम अगर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अनुकरण करने के लिए चुनते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, मॉडल बन जाता है। ठीक है, मॉडल बन जाता है, उसे ही हम मॉडल कहते हैं। अब कौन कौन हो सकता है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, जैसे हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, है ना, वो सभी मॉडल हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन मॉडल्स हो सकते हैं, सिंबॉलिक मॉडल, एक टर्म है सिंबॉलिक मॉडल, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बना है कि सिंबॉलिक मॉडल कौन होते हैं। सिंबॉलिक मॉडल वे होते हैं जिनके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। जैसे कोई हिस्टोरिकल फिगर है या फिल्म स्टार है, भाई हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको देखते हैं इनडायरेक्टली, और फिर हम उसको फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं। कोई प्लेयर हो गया, है ना, कि विराट कोहली को कोई इमिटेट कर रहा है, MS धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के लिए उसको इमिटेट कर रहा है। या फिर कोई कॉमिक कैरेक्टर हो सकते हैं, अशोका, शिवाजी, अकबर, गांधी जी, नेहरू जी, मदर टेरेसा, है ना, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, मीराबाई। ये सब क्या है, ये सब जो मॉडल्स होते हैं, अगर हम इनके व्यवहार को अपने व्यवहार में लेके आते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो ये कहलाएंगे सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल कौन से, जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक मॉडल कहते हैं। क्लियर? और जो डायरेक्ट होते हैं कांटेक्ट में, वे तो है ही मॉडल। चलो आगे बढ़े। अब स्ट्रेंथनिंग इमिटेशन, यानी अनुकरण को सुदृढ़ सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इमिटेशन को या उसके बिहेवियर को क्या क्या करना चाहिए। देखो, अगर बच्चा, कोई बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है क्लासरूम में आपकी, आप एज ए टीचर उसको नोटिस कर रहे हो, और बच्चे ने कोई अच्छा बिहेवियर किया, आप चाहते हैं कि वो इस बिहेवियर को रिपीट करे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके इमिटेशन को स्ट्रेंथन करोगे, मजबूत करोगे, ताकि वो आगे भी वैसा व्यवहार करे। चलो देख लेते हैं। अब इमिटेशन को स्ट्रेंथन करने के 3 तरीके होते हैं, 3 ways टू स्ट्रेंथन इमिटेशन। दीज आर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज और इंसेंटिव। पहला तरीका है, या तो उसको डायरेक्ट प्रेज कर दो, प्रशंसा कर दो उसकी, या उसको कोई इंसेंटिव दे दो। जैसे बच्चे ने कोई एक्शन इमिटेट किया, रिपीट की, आप चाहते हैं कि ये जो उसका व्यवहार है वो आगे भी रिपीट हो, तो आप क्या बोल सकते हैं, बच्चे ने अच्छा काम किया तो आप बोल सकते हैं वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। तो आपने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रेज कर दिया।
या आपने कोई डायरेक्ट इंसेंटिव उसे दे दिया। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर एक बच्चे ने कोई प्रॉब्लम सोल्व की है तो आप उसको बोलेंगे ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम लाइक एन एक्सपर्ट, उसकी तारीफ कर देंगे क्लास में, बच्चा खुश हो जाएगा, आगे इमिटेट करेगा अपना व्यवहार। सी इज सिंगिंग वेरी वेल लाइक लता मंगेशकर, है ना। वॉट ए शॉट यू प्लेड। तो ऐसे हम अगर बच्चे की डायरेक्टली उसके मुंह पे ही तारीफ कर देते हैं, उसको प्रेज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा पहला तरीका स्ट्रेंथन करने का इमिटेशन को। दूसरा है सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस, संतोषजनक परिणाम। अगर हम चाहते हैं बच्चा अपने व्यवहार को इमिटेट करे, आगे भी उसको रिपीट करे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा बच्चा है, बच्चे ने कहा, छोटा बच्चा है, इन्फेंसी की एज में है, या यूं कह लो चाइल्डहुड में है, जब वो बोलना शुरू कर देता है, ये समझ लो, ठीक है। एक इन्फेंसी जन्म से 2 साल तक की एज होती है, तो लगभग 1 साल का बच्चा खूब बोलना चालना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत एक एक दो दो वर्ड वाले जो है चीज़ें बोलने लगता है। जैसे अगर उसको दूध चाहिए तो वो क्या बोलेगा, दूध, है ना, दुद्धू, या जो भी आप उसको मम, कोई मम बोलता है, कोई दूध बोलता है, ठीक है। तो अगर बच्चे ने दूध बोला और आपने उसको पीने के लिए दूध दे दिया, तो यानी आपने उसको क्या कर दिया, परिणाम दे दिया, तभी अगर उसने, वो बच्चा सेटिस्फाई हो गया। तो यानी उसको पता चल गया कि दूध कहने से उसको दूध मिल जाएगा, तो अब जब भी उसको भूख लगेगी वो क्या करेगा, वो तुरंत बोलेगा दूध चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप नहीं दोगे, आपने एक बार नहीं दिया कहने पर, 2 बार नहीं दिया, तो वो उसको लगेगा कि इसका मतलब कुछ और है, ठीक है, ये कहने से दूध नहीं मिलेगा, फिर वो रोएगा, रो के लेगा। तो जाहिर सी बात है, दूसरा तरीका क्या होता है, उसको सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। अगर उसको संतोषजनक रिजल्ट मिल रहा है तो वो उसको रिपीट करेगा। नेक्स्ट है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। तीसरा तरीका होता है रीइंफोर्स, वो स्ट्रेंथन करने का, प्रत्यक्ष अनुप्रेरणा या विकेरियस रीइंफोर्समेंट। Imitation occurs by observing others getting some benefit or satisfaction. हम ज़्यादातर उस व्यवहार को इमिटेट करते हैं जिससे हमें या तो कोई बेनिफिट हो या हमें सेटिस्फैक्शन मिले। अब जैसे विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या हुआ कि यहाँ हमें कोई डायरेक्ट ना तो रिवार्ड मिल रहा है हमें डायरेक्ट, ना हमें उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिल रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी हम उस व्यवहार को कॉपी करते हैं दूसरों को देख करके, उसको हम कहेंगे विकेरियस रीइंफोर्समेंट। यानी जैसे हमने देखा हमारा कोई दोस्त ब्रांडेड शर्ट पहन के जा रहा है, तो हमने सोचा हम भी अपने लिए लेकर के आए, उससे हमें कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है, बस हमने दूसरों की देखा देखी वो जो है काम किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकेरियस रीइंफोर्समेंट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर, तीनों तरीके समझ में आए स्ट्रेंथन करने के इमिटेशन को। इसके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से काम आएंगे आपके, याद करोगे आप बैठ करके मुझे कि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल गया, और किसी पेड कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे ना तो इतना सीक्वेंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है आपसे। ढूंढ लो, चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअली मैं आपको लेके चल रही हूँ। आपको भी वैल्यू नहीं हो रही है इस क्लास की, लेकिन जिस दिन मैं इसको छोड़ दूंगी उस दिन आप इसकी वैल्यू करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी नौबत ना आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें, ठीक है। मुझे जो चाहिए, मुझे ये चाहिए कि अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है मेरा जो ये मोटिवेशन है ना, इसको आप स्ट्रेंथन की जगह इसको वीक कर रहे हो। तो किसी दिन मैं छोड़ दूंगी ये क्लास लेनी, बाकी किसी टॉपिक को पढ़ाऊंगी जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होगा। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चाहते हैं कंटिन्यू हो। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, इफेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, कौन कौन से प्रभाव है इमिटेशन के, तो 3 प्रभाव होते हैं या 3 इफेक्ट्स होते हैं इमिटेशन के। कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। फर्स्ट है द मॉडलिंग इफेक्ट, सेकंड है द इनहिबिटरी एंड डिसइनहिबिटरी इफेक्ट, बताऊंगी अभी ये क्या होता है, पहले सुन लो, घबराओ मत नए नाम देख करके। एंड थर्ड वन इज एलिसिटिंग इफेक्ट, ये क्या है। पहले हम बात करेंगे मॉडलिंग इफेक्ट की या मॉडलिंग प्रभाव की। जब हम किसी मॉडल को देख करके कोई नया व्यवहार सीखते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, वो होता है मॉडलिंग इफेक्ट, ठीक है। हमने किसी को देखा,
हमने किसी को देखा और हमने वैसा ही उसको कॉपी कर लिया, उस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया, वो तो हो गया मॉडलिंग इफेक्ट, जब हम किसी मॉडल को देख के एज इट इज बिना कुछ सोचे समझे उसको कॉपी कर ले। दूसरा है इनहेबिटरी एंड डिस इनहेबिटरी इफेक्ट। पहले बात करेंगे इनहेबिटरी की। इनहेबिटरी मतलब निरोधी प्रभाव, निरोधी प्रभाव, ठीक है। इनहेबिटरी का मतलब होता है कि अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं और हमने देखा, हमने कोई पेन काम कर नहीं कर रहा है आज की क्लास में, तो आपको ऐसे ध्यान रखना होगा कि मैं कहाँ चल रही हूँ। इनहेबिटरी इफेक्ट क्या होता है, ये वो व्यवहार होता है, या फिर इसको हम इस इनहेबिटरी इफेक्ट यानी कि प्रभावी या निरोधी प्रभाव हम इसे बोलते हैं, जब हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, मान लो हमने किसी को इमिटेट करा, ठीक है। अब हमने देखा कि उस व्यवहार के लिए जिसे हमने देखकर इमिटेट किया था, वही मॉडल उस व्यवहार के लिए उसको पनिशमेंट मिल रहा है। हमने देखा कि इसने भी ये काम किया, इसको पनिशमेंट मिल गया, तो हमने क्या किया, तुरंत अपना वो व्यवहार दबा लिया। हमने नहीं फिर उसको एक्सप्रेस किया या हमने उसको फिर दोबारा इमिटेट करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया उसका रिजल्ट तो भैया निगेटिव है, सामने वाला पिट गया। उदाहरण के लिए इसको फनी वे में लेके चलना कि अगर मान के चलिए लड़के लोगों की बात करते हैं, किसी लड़के ने कोई ग्रुप है लड़कों का, है ना, फ्रेंड्स है आपस में, उस फ्रेंड सर्कल में एक लड़के ने किसी लड़की को मान लो छेड़ दिया, ठीक है, उसने कुछ बोल दिया उसको जाके, तो बाकी जो खड़े हुए देख रहे हैं, ठीक है, अब उनके मन में भी है कि वो ऐसा व्यवहार कॉपी करे, मान ले शैतानी दिमाग वाले हैं, है ना। लेकिन अब उसने लड़के ने जैसे ही उस लड़की को कुछ कहा, लड़की ने धड़ से तमाचा उसके मुंह पे जड़ दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि भैया इस व्यवहार को करने से तो पनिशमेंट मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने व्यवहार को सप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया। इसे बोलेंगे हम इनहिबिटरी इफेक्ट। डिसइनहिबिटरी क्या है, डिसइनहिबिटरी इफेक्ट इसका अपोजिट होता है, यानी दबे हुए व्यवहार को निकालना। उदाहरण के लिए इसको पहले समझ लो, फिर जो लिखा हुआ है वो बताऊंगी, ठीक है। इसको इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर बाय चांस जैसे लड़के ने जाके लड़की को प्रपोज कर दिया डायरेक्टली, अब लड़की ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना, उसको हग कर लिया कि भाई वाह बहुत बढ़िया भैया, हम भी यही चाह रहे थे। अब वो जो बाकी उसका फ्रेंड सर्किल खड़ा हुआ उसको देख रहा था, उनके मन में क्या आएगा, भाई वाह इसे तो रिवार्ड मिल रहा है इस चीज को करने पर, तो हम भी कर सकते हैं, वो भी जाके ऐसे काम करेंगे, है ना। तो यानी उन्होंने भी उनके अंदर जो दबा हुआ व्यवहार था उसको, अपने मॉडल को रिवार्ड मिलते देख उन्होंने भी सेम उसको फिर से दबे हुए व्यवहार को प्रकट कर दिया। ये होता है डिसइनहिबिटरी इफेक्ट। आई होप बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब जो लिखा है वो देख लेते हैं। Inhibitory effect is concerned with suppression of deviant behavior of the model, usually as a result of seeing the model punished for engaging in the same behavior। अगर सेम बिहेवियर में उसका मॉडल पनिश हो रहा है तो वो अपने व्यवहार को क्या कर लेता है, दबा लेता है। इसको हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। डिसइनहिबिटरी इफेक्ट में इसका अपोजिट है। इट अकर्स व्हेन ए चाइल्ड ऑब्जर्व्स द मॉडल एंगेज्ड इन द प्रीवियसली लर्नड डेविएंट बिहेवियर बीइंग रिवार्डेड फॉर इट। तो वो क्या कर लेता है, उसको फिर से कंटिन्यू कर लेता है, वो भी अपने दबे हुए व्यवहार को प्रकट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब थर्ड जो हमारा इफेक्ट है वो है एलिसिटिंग इफेक्ट या फिर प्रेरित प्रभाव। ये क्या होगा एलिसिटिंग? एलिसिटिंग इफेक्ट वो होता है कि जब हम जाने अनजाने में किसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप स्टेडियम में बैठे हैं, ठीक है, और सामने कोई मैच चल रहा है। अब जो है पूरे स्टेडियम में बैठे हुए लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, तो अपने आप आपसे भी क्लैपिंग हो जाएगी, है ना। आप नहीं चाहते थे कॉपी करना, फिर भी हो जाती है, दूसरों को देखा देखी। तो इलिसिटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? रेस्पॉन्सेज टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन ए ग्रुप सिटिंग। जब आप समूह में बैठे हो और वहां दूसरे की प्रतिक्रिया को जो है कॉपी करो, उसको हम बोलेंगे एलिसिटिंग इफेक्ट। जैसे हुटिंग करना, ताली बजाना, है ना, टीचर के आने पर खड़ा हो जाना, ये सब क्या है? एलिसिटिंग इफेक्ट है, जिसे आप समूह में करते हैं, समूह में बैठ करके करते हो।
क्लियर हो गया। द एलिसिटिंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू रेस्पॉन्स ऑफ द मॉडल, नॉट हिज बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक एज पर स्टेट, यानी उसके खुद के बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर नहीं, वो समूह को देख करके उस व्यवहार को करता है। समझ में आ गया। देखो यहाँ बताया गया है कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट में बैठे हैं, किसी ने क्लैपिंग कर दी तो सब क्लैपिंग करने लग गए, है ना, पूरा क्राउड क्लैपिंग करने लग गया। तो ये होता है एलिसिटिंग इफेक्ट। तो तीनों प्रभाव समझ में आए, तीनों इफेक्ट, मॉडलिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी डिसइनहिबिटरी इफेक्ट और एलिसिटिंग इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अब और क्या बचता है, कुछ नहीं। ऑब्जर्वेशन हम कल कर लेंगे क्योंकि आज की क्लास वैसे ही लगभग आधे घंटे की होने वाली है और ऑब्जर्वेशन अपने आप में खूब लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कल कवर करेंगे, टाइम लेके कवर करेंगे। ये और कर लो, टीचर का क्या रोल रहता है इमिटेशन में, ठीक है, इसको और कवर कर लो। मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर, टीचर का क्या रोल है। बच्चे को अगर इमिटेशन करवाना चाहता है तो टीचर को पॉजिटिव बिहेवियर शो करना होगा एज ए मॉडल, ताकि बच्चे भी उसको इमिटेट करे। वो अपने पॉजिटिव बिहेवियर में क्या क्या दिखा सकता है, भैया पंचुअल हो, है ना, सच बोले, स्वच्छता का ध्यान रखे, तो बच्चे भी उसे देख के वही सीखेंगे क्योंकि टीचर भी एक मॉडल की तरह काम करता है। हाईलाइट पॉजिटिव कैरेक्टर्स, अगर टीचर क्लासरूम में कुछ भी पढ़ा रहा है और उससे वो पॉजिटिव कैरेक्टर बच्चों के सामने रख सकता है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में वो पढ़ा रहा है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में पढ़ा रहा है, मान के चलो, तो वहाँ उनकी अच्छाइयों को, सकारात्मक पहलू पर जोर दे ताकि बच्चे भी उसको, कहानी को सुने, सीखे और उसको अपने व्यवहार में उतारे। रिकॉग्नाइज पॉजिटिव बिहेवियर, बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को पहचानना और उसको प्रेज करना ताकि बच्चे उसको आगे करने के लिए प्रोत्साहित हो। ये सारा रोल रहता है टीचर का, ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।